बाकी यहां पर कंसेप्ट क्या है, यही ले डूबा बिहार को, यही ले डूबा। ठीक है, क्योंकि हमको यहां पर कुछ और करना, हमको सरकार से नौकरी चाहिए। क्यों भाई, क्या अच्छा है उसमें? सेटलमेंट चाहिए इन लोग को, स्टेबिलिटी चाहिए। बेटा सेटलमेंट होता है परमानेंट, और वो होता है शमशान में, वो कब्रिस्तान में है, शमशान में है, वहां जाके लेट जाओ, परमानेंट सेटल। जीवन में सेटलमेंट क्या होता है? जीवन में तो उतार चढ़ाव होना चाहिए। ठीक है, कभी आगे बढ़ेंगे, कभी पीछे गिरेंगे, कभी झटका लगे, कभी गिर जाएंगे, फिर उठेंगे। जीवन में अच्छा, ये लोग स्टेबिलिटी के लिए मरे जा रहे हैं। आप स्टेबिलिटी के लिए मरे जा रहे हैं कि स्टेबिलिटी होना चाहिए सर, 25,000 रुपये हर महीने मिल जाना चाहिए। अरे तुम जीवन काटने के लिए, व्यतीत करने के लिए आए हो कि जीवन जीने के लिए आए हो? तो जिएंगे तो उतार चढ़ाव तो होगा ही। बंदर 2 फीट चढ़ता है, 1.5 फीट फिसलता है, फिर 2 फीट चढ़ता है, फिर 1.5 फीट फिसलता है, आखिर में तो वो ऊपर। तुमको फिसलना ही नहीं है, तुमको तो खाली ऊपर ही ऊपर जाना है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ये स्टेबिलिटी का चक्कर जो है छोड़ दो। स्टेबिलिटी लाइफ में सिर्फ एक ही जगह मिलती है, अंतिम में, अंतिम यात्रा, वही स्टेबिलिटी वाली है। बाकी जो स्टेबिलिटी के चक्कर में पड़ेगा वो कहीं पहुंच, और वो अंतिम यात्रा को पहले से ही जीना शुरू कर देगा। भाई लास्ट में स्टेबल होना, तुम पहले ही स्टेबल हो गए हैं। अभी तो तुम उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहो। जो जहाज किनारे में रहते हैं सुरक्षित रहते हैं, लेकिन क्या जहाज किनारे में लगाए जाने के लिए बनाए जाते हैं? समुद्र की लहरों से उसको सामना करना होता है कि नहीं होता है? तुम लोग वो जहाज हो जो चाहते हो कि सर हमको पाल से बांध के रखिए, हमको समुद्र में जाना, वहां से झटका लगेगा सर, हमको किनारे में रखिए। किनारे में कोई झटका नहीं लगता है। ये कोई बात हुआ? तो जवानी मिली है कि उतार चढ़ाव झेलने के लिए कि है? समझ रहे बात को? तुम लोग ये दिमाग से कंसेप्ट निकाल दो। स्टार्टअप करना हो, बिजनेस करना हो, एंटरप्रेन्योरशिप करना हो, तैयार रहो। रिस्क नहीं लोगे तो बहुत, मतलब सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना, और रिस्क है तो हाँ, सब सीख गया है। अब ये जो सरकारी नौकरी का जो कॉन्सेप्ट है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भाई बिहार सबसे आगे कैची में है, गर्व से कहते हैं। जहां पर भी बिहारीपन की बात होती है, भाई सबसे बड़ा बात यह है कि भाई बिहार में हर घर से निकलता है आईएएस। तुम लोगों में से कितने घर से निकला आईएएस? ठीक है, अभी क्या होता है, हमको कहीं पे सुना कि जिधर पत्थर मारोगे उधर से आईएएस निकल के आ जाएगा। भाई चलो अच्छी बात है, सुन के गर्व होता है, लेकिन अगर ये स्थिति पहले होगी तो अच्छी बात है। आज ये स्थिति नहीं है, आज ये स्थिति नहीं है। आज ये जो आईएएस और आईपीएस सबसे ज्यादा बिहार देता है, और हम पूरा का पूरा गूगल देख लिए, यूट्यूब देख लिए, भरा पड़ा है, और फेसबुक भरा पड़ा है इस लाइन से कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस कहां से होते हैं। ये सच नहीं है, ये है सच। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, ये 5 साल का फिगर है, 11 से 15 का। ठीक है, बिहार आगे है। अब बोलोगे उत्तर प्रदेश तो सर आबादी ना ज्यादा है सर, लेकिन राजस्थान की आबादी बिहार से ज्यादा है क्या? तमिलनाडु की आबादी बिहार से ज्यादा है क्या? और आंध्रा की आबादी या दिल्ली की आबादी बिहार से कितनी कम है? अगर हम प्रति आबादी का देखें, प्रति 1 करोड़ की आबादी पर आईएएस की संख्या क्या है, आईपीएस की संख्या क्या है, तो देखो फिगर क्या है। ये है फिगर। बताओ तो भाई, इसमें बिहार से कौन कौन आगे है? ये लो, चलो तुम्हारा काम आसान कर दिया। 1 करोड़ की आबादी पे आईएएस की संख्या, कितने आईएएस हैं? उस जैसे होता ना स्टेट कैडर, होम कैडर, तो 1 करोड़ की आबादी में दिल्ली से 115 होम कैडर है, मणिपुर से 84। आबादी के हिसाब से मणिपुर की आबादी कम है, लेकिन आईएएस की संख्या उसके हिसाब से ज्यादा है। हरियाणा छोटा, मणिपुर बोलोगे सर दिल्ली छोटा स्टेट है, मणिपुर छोटा स्टेट है, हरियाणा वो तो बड़ा स्टेट है। हरियाणा की क्या संख्या आ रही है? 73। पंजाब, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल, सिक्किम, राजस्थान तो हमसे मतलब क्षेत्रफल के मामले में और आबादी के मामले में काफी मिलता जुलता है, लेकिन राजस्थान की संख्या हमसे कम है, हमसे ज्यादा है। तमिलनाडु
हमसे आगे है। केरल, केरल छोटा सा राज्य, हमसे आगे है। तो हम जो कहते हैं सबसे अधिक आईएएस हम देते हैं, भाई आप आबादी के हिसाब से देखोगे ना, आबादी के हिसाब से प्रति 1 करोड़ की आबादी पे हमारे आईएएस की संख्या है 31। अब क्या गर्व करें इस पर हम लोग। लेकिन हमारा नौजवान सबसे ज्यादा अगर इसमें उलझा हुआ है तो उसमें सबसे आगे कौन है? बिहार। यहां अच्छा, लो एस्पिरेशन, बिहार में आईएएस का एस्पिरेशन भी मैं बच्चों में देख नहीं रहा हूं। ये बात जो कहते हैं ना सबसे ज्यादा आईएएस, मैं जब लोगों से पूछता हूं कि आप क्या बनोगे, बहुत रेयर कोई बच्चा बोलता आईएएस बनूंगा। पटना में आईएएस के कितने कोचिंग हैं? कुछ आया है, कुछ प्रचार कर रहा है, लेकिन वो भी बीपीएससी पे ज्यादा फोकस है। आईएएस की कोचिंग के लिए आज भी आपको दिल्ली जाना होगा, मुखर्जी नगर, करोल बाग, राजेंद्र पैलेस, राजेंद्र नगर, आपको इलाहाबाद जाना होगा। राजस्थान में जो आईएएस की कोचिंग हो रही है, जो आईएएस वहां से निकल के आ रहे हैं, उनकी संख्या बिहार से अधिक हो रही है, साउथ में अधिक हो रही है, तमिलनाडु आगे है, सारे स्टेट आगे हो जा रहे हैं, तेलंगाना आगे हो जा रहा है। आप समझ रहे बात को? तो ये सरकारी नौकरी का जो कॉन्सेप्ट है, ये हम लोगों को एक तरह से पीछे ला रहा है। और क्या सरकार सबको नौकरी दे सकती है? इज इट पॉसिबल? सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है। अच्छा, सरकार जो नौकरी देती है, सैलरी देती है, सरकार को वो पैसा कौन देता है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जहां रहेगी वहां सरकार को पैसा मिलेगा, और वो पैसा सरकार किसको देगी? लोगों को सैलरी में देगी, चाहे आईएएस को दे। और लो एस्पिरेशन देखो कि जब बिहार में सचिवालय में चपरासी और माली के जॉब के लिए 6 लाख लोगों ने आवेदन दे दिया। सरकार ने उसमें डिसाइड किया था कि इसमें हम लोग एग्जाम नहीं लेंगे, रिटन टेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि चपरासी और माली का रिटन टेस्ट क्या ले, ठीक है। लेकिन वहां अप्लाई कर दिया तो 3 साल का रोस्टर बना कि 3 साल तक इंटरव्यू चलेगा। और उसमें अप्लाई किया था किसने? इंजीनियर्स, एमबीए, पीएचडी, डॉक्टरेट किए हुए लोगों ने। आप समझो कि यहां के लोगों की मानसिकता किस तरह से सरकारी नौकरी की तरफ झुका हुआ है। क्या सारे बिहार के नौजवान सरकारी नौकरी की तरफ जाएंगे तो बिहार आगे बढ़ जाएगा? ये लोग बिहार को आगे नहीं जा सकते हैं। और सबको नौकरी देना पॉसिबल? हमारे क्या सरकार 4 करोड़ को रोजगार दे सकती है? अरे वेनेजुएला की गवर्नमेंट, जो कि वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिच कंट्री था, सबसे ज्यादा तेल सऊदी में नहीं है, सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला में है, वो वेनेजुएला क्या हो गया? कोलैप्स हो गया। वहां पर सारी तेल कंपनियों को सरकारीकरण कर दिया गया और उनमें लोगों को जॉब देना शुरू कर दिया गया। बर्बाद हो गई कंपनियां, बर्बाद हो गया देश, लूट खसोट, किडनैपिंग, सब। जब बर्बाद होगा तो ये सब होगा। श्रीलंका में देखा आपने किस तरह से हालत हुई, खर्चे ज्यादा, आमदनी कम, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये अब तुम लोग में से कभी कोई बच्चा ये चपरासी वाले जॉब में अप्लाई कर दे, या हम कहते हैं कोई भी ग्रेड 4 जॉब के लिए, भाई जो नहीं पढ़ पाया, जो किसी कारण गरीब है, आज जब बिहार के बच्चे महाराष्ट्र गए थे, वहां पर उनको विरोध हुआ और भगाया गया, वहां शिवसेना वालों ने विरोध कर दिया था और काफी उस पर हंगामा हुआ, और मैं समझता हूं उन्होंने बहुत गलत विरोध किया। हमारे नौजवान को इस देश में कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करने का अधिकार है, अप्लाई कर सकता है, उसको आप रोक नहीं सकते। और हमारे मुख्यमंत्री ने कहा भी कि बिहार का नौजवान जो है वो नौकरी के लिए चांद पे भी अप्लाई करेगा। अच्छी बात है। आज महाराष्ट्र में गरीब नहीं है क्या? जो महाराष्ट्र का गरीब है, चपरासी बनने का महाराष्ट्र वाला बोलता है कि हमारे गरीब, आप लोग आ जाते हो, सब जॉब ले जाते हो, इतने जितने हमारे यहाँ अप्लाई नहीं कर रहे हैं ग्रेड 4 में, उससे ज्यादा आपके यहां से लोग हमारे ग्रेड 4 में अप्लाई कर दिए। तो हमारे लोगों को ग्रेड 4 का जॉब, आसाम में वही प्रॉब्लम हुआ। आसाम में जो बिहारी लोग एग्जाम देने गए उनको भगा दिया गया कि तुम लोग सब जॉब खा जाओगे। ये गलत है, नहीं भगाना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि हमको जाना भी नहीं चाहिए, हम जाएंगे, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए जाएंगे, हम मैनेजमेंट प्रोफेशनल बनने के लिए जाएंगे, मैनेजर बनने के लिए जाएंगे, हम एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप फाउंडर बनने के लिए जाएंगे, और या हम वो सब काम भी यहीं करें, और अच्छी बात। लेकिन हम ग्रेड 4 के जॉब के लिए इधर उधर क्यों? और आज पूरे भारत में जो मजदूरी का काम है, जो मेहनत का काम है, जो सड़क पे परिश्रम का काम है, वो काम कौन कर रहा है? बॉम्बे में रिक्शा, ठेला, ऑटो, सड़क पे वो खोमचा, वो सब कौन लोग लगा रहे हैं? बिहार के लोग। ये अलग बात है कि वो शहर चल रहा है हमारी मेहनत के बल पर, बिहार की श्रम शक्ति के बल पर ये बड़े बड़े शहर चल रहे हैं। लेकिन
क्या हम इस श्रम शक्ति को कौशल शक्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम इसको मेधा शक्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं? मूल्य किसका ज्यादा मिलता है, श्रम का कि कौशल का और मेधा का? कौशल और मेधा का ज्यादा मूल्य मिलेगा, श्रम का मूल्य कम है। और श्रम जो है वो आने वाले दिनों में रिप्लेस हो जाएगा। आज बिहार से गार्ड जाता है, आने वाले दिनों में गार्ड की आवश्यकता क्या हो रही है? आने वाला दिन छोड़ दो, अभी से कम हो गया है। मोबाइल कंपनियों में कई सारी कंपनियों ने अपने टावर में गार्ड हटा दिए, बोले जरूरत नहीं है, कैमरा इज सफिशिएंट। बोला जितना गार्ड पे कॉस्ट है, गार्ड तेल की चोरी रोकेगा, जितना कॉस्ट है बोला उससे कम का चोरी है, और हमारा काम जो है वो कैमरे से और अलार्म सिस्टम से हो जाएगा, नहीं चाहिए गार्ड। आज आर्मी में अग्निवीर की भर्ती के लिए इतना हंगामा हुआ, लेकिन तुमको क्या लगता है भविष्य में भी सीमा पर जो है हमारे जवान शहीद होते रहेंगे? अच्छी खबर होगी। सीमा पे जो जवान काम कर रहे हैं उसमें काफी सारा काम जो है रोबोट भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अगर अखबार में खबर आए कि आज सीमा पे हमारे 100 रोबोट ढेर हो गए, कोई फर्क, और एक जवान भी मरा तो वो तकलीफ का विषय है। और गोली मारने का काम है, दुश्मन को खोजने का काम है, कहां कहां कौन हिल रहा है, कहां से गोली आ रही है, उसको लोकेट करने का काम है, दूर देखना है, दृष्टि शार्प होनी चाहिए। ज्यादा किसका शार्प कर सकते हैं? रोबोट का। और 360 डिग्री कौन देख सकता है? एक बार में चारों तरफ देखना आदमी के लिए संभव है, रोबोट के लिए संभव है? यस। रोबोट एक बार में चारों तरफ देख सकता है, इंसान निशाना किसका अचूक होगा? रोबोट का। आज डॉक्टर ऑपरेशन करता है, रोबोटिक ऑपरेशन, क्योंकि डॉक्टर का हाथ कांप सकता है, रोबोट का हाथ एकदम प्रिसाइज आएगा, जहां पे जो है उसको वैसे करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल प्रिसाइज। तो आप आने वाले दिनों में तो ये सारे काम जो है क्या हो जाएंगे, घटेंगे कि बढ़ेंगे? घटेंगे, ये जॉब घटेंगे। ड्राइवर का जॉब क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? ड्राइवरलेस कार्स। आपको अपने लोगों को नॉलेज और स्किल देना ही होगा, क्योंकि जहां पर सिर्फ और सिर्फ श्रम की आवश्यकता है वो कम हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। माल ढोने के लिए, सर पे माल ढोने के लिए टोकरी लेकर के आज भी दिल्ली के सदर बाजार में और कलकत्ता के बड़ा बाजार में बिहारी लेबर काम करता है। कब तक ये काम होगा? इस तरह का काम आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा। आपको लोगों को स्किल और नॉलेज दोनों देना पड़ेगा।